संतोष श्रीवास्तव एक जानी मानी लेखिका हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी 21वां मिनट। संतोष श्रीवास्तव जी की कहानी, उपन्यास, कविता, स्त्री विमर्श एवं संस्मरण की अब तक 22 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 अंतर्राष्ट्रीय मॉरिशस, कंबोडिया, ताशकंद, बैंकॉक तथा 20 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नीलाभ रस्तोगी अपने बगीचे के लॉन में बैठे थे। उनके पैरों के पास उनका कुत्ता जेरी बैठा था। लॉन से बहुत दूर कंपाउंड के आसपास किले जैसी दीवार में बने बड़े गेट की छोटी सी खिड़की खुली। आगंतुक ने गार्ड के हाथ में अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा, सर से मिलना है। गार्ड ने वो कार्ड नीलाभ रस्तोगी को देते हुए कहा, आपसे कोई मिलना चाहते हैं। नीलाभ रस्तोगी ने कार्ड उलट पुलट कर देखा। नाम सुना हुआ सा लगा। भेज दो। अजनबी आगंतुक को देखकर जेरी भौंकने लगा। उन्होंने उसे चुप कराया। आइए देवेश कुमार जी, बैठिए। देवेश कुमार खूबसूरत नौजवान, सपने देखने की उम्र, आंखों में दृढ़ संकल्प, सुपरस्टार नीलाभ रस्तोगी के सामने रखे बेंत के सोफे पर बैठते हुए बोला, कैसे हैं सर आप? मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आपसे मिलने का अवसर आज मिला है। बतलाइए, किस सिलसिले में आना हुआ? सिर्फ मेल मुलाकात या कुछ खास? अभी पिछले हफ्ते स्वप्न समीर की फिल्म के मुहूर्त पर मैं भी था आपके साथ। जानता हूँ देवांश जी, पहचान लिया था मैंने आपको देखते ही। देवांश कुमार के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। फिल्मी दुनिया में नए हो? कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी कर चुका हूँ, लेकिन आप देखिए, टैलेंट से ज़्यादा नाम की पहुँच है फिल्मी दुनिया में। नीलाभ रस्तोगी ने गौर से देवांश कुमार को देखा। एक चैलेंजिंग व्यक्तित्व लगा उन्हें, साथ ही एक खींच भी उसकी आंखों में थी, जैसे इन सब का जिम्मेदार नीलाभ रस्तोगी ही है, क्योंकि वो सुपरस्टार है। उसकी कोई फिल्म अभी तक फ्लॉप नहीं हुई है, इसीलिए निर्माता निर्देशक उसके आगे पीछे घूमते हैं। न्यू कमर्स के टैलेंट पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। सर, अभी अभी आपने स्वप्न समीर के बड़े बजट की फिल्म साइन की है। मैं उसमें साइड रोल में हूँ, मगर आपके रहते मेरी तरफ कौन ध्यान देगा? मेरा फ्लॉप होना तो तय है। ओह, तो ये बात है। देवांश कुमार के आने का उद्देश्य उनकी समझ में आ गया। तो आपको मेरे उस फिल्म में रहने पर ऐतराज़ है? यानी कि मैं वो फिल्म ना लूँ? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? सर, 60 से अधिक हिट फिल्में देकर क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? लेकिन मुझे पड़ेगा। मेरे कैरियर को बड़ा ब्रेक मिलेगा। मेरे पिछले 3 साल के संघर्ष को दर्शक समझेंगे, पहचानेंगे। निर्माताओं को मेरे टैलेंट का पता चलेगा, जो आपके साथ रहने से संभव नहीं है। नीलाभ रस्तोगी बहुत गहराई से देवांश कुमार के हर शब्द को महसूस कर रहे थे, गुन रहे थे। एक न्यू कमर के लिए बॉलीवुड में मौका मिलना किसी डिजिटल शो को हासिल करने से भी ज़्यादा कठिन है। सर, मुझे विश्वास है कि ये अवसर आप मुझे दे सकते हैं। प्लीज़ सर। अचानक जेरी फिर भौंका। बड़े गेट की खिड़की खुलने की आवाज़ फिर हुई, लेकिन इस बार गार्ड के जूतों की ठक ठक लॉन की ओर नहीं, बल्कि बंगले के बरामदे की ओर मुड़ गई। उसके थोड़े समय बाद ही पत्नी जयंती को उन्होंने अपनी ओर आती देखा। उसके पीछे सेवक राम ट्रे में दवा और पानी लिए आ रहा था। आपकी दवा का टाइम हो गया, ज़्यादा एक्सर्शन भी मत लीजिए। अभी अभी तो लंबी बीमारी से छुटकारा मिला है आपको। कहते हुए जयंती ने अपने हाथों उन्हें दवा खिलाकर पानी पिलाया। देवांश कुमार समझ गया, ये उसकी ओर भी संकेत है कि अब नीलाभ रस्तोगी और अधिक नहीं बैठ पाएंगे। उसने इजाज़त मांगी। चलूँ सर, कल मिलता हूँ इसी वक्त यहीं। इतने बड़े अभिनेता सुपरस्टार से मिलने का वक्त ये नौजवान खुद तय कर रहा है। आश्चर्य से जयंती ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आप नीलाभ जी के ऑफिस में असिस्टेंट को फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लेना। और नीलाभ रस्तोगी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। चलो नील, तुम्हारी वॉक का समय हो गया है। नीलाभ रस्तोगी को लगा जयंती देवांश के प्रति ज़्यादा ही कठोर हो गई है। वे
देवांश के चेहरे पर की बेचारगी साफ देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, डोंट वरी, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। उनके और जयंती के चले जाने के बाद भी देवांश कुमार 5 मिनट तक लॉन पर खड़ा रहा था। स्वप्न, महत्वाकांक्षा और सफल होने के प्रयास में जैसे जंग से छिड़ गई। बड़े गेट की ओर जाते कदम मन भर भर के हो उठे थे। वैसे तो उसे 2 वेब सीरीज़ में काम मिल चुका है। नेटफ्लिक्स की फीचर फिल्म में भी साइड रोल मिला है। डिजिटल मनोरंजन के विकास से भी उसके जैसे न्यू कमर्स को काफ़ी काम मिला है। लेकिन पैसा कमाना ही उसका उद्देश्य नहीं है। उसे तो 70 मिमी की भव्यता आकर्षित कर रही है, जिसे कभी किसी चीज़ से नहीं बदला जा सकता। और अब जब अवसर मिला है तो नीलाभ रस्तोगी आल्प्स पर्वत की तरह उसके सामने खड़े हैं, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट की तरह ही सूझबूझ से पार किया जा सकता है। वो जानता है नीलाभ रस्तोगी बहुत बड़े सदमे से गुजरे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में वे अपने जवान बेटे ईशान को खो चुके हैं। ईशान की मृत्यु से वे कटे पेड़ की तरह धराशायी हो गए। धीरे धीरे वो छींचते रहे, बीमारियां उन्हें घेरती रहीं। 6 महीने के अंदर वे कई बार अस्पताल में एडमिट हुए। उनकी बीमारी की पल पल की खबर समाचार पत्रों, टीवी चैनलों से मिलती रही। उनके स्वास्थ्य के लिए प्रशंसकों द्वारा हवन प्रार्थनाएं की गईं। महामारी का वो दौर ही ऐसा था। कोरोना उन्हें भी हुआ, जयंती और बेटी ईरा को भी हुआ, लेकिन अस्पताल में एडमिट होने की नौबत नहीं आई। लेकिन ईशान, उसकी तो बॉडी तक घर नहीं आई, दाह संस्कार भी करने को नहीं मिला। इतने बड़े फिल्म अभिनेता के जीवन की हर बात जग जाहिर हो जाती है, उनका जीवन अपना कहाँ रहता है। सुनने में यह भी आया कि गिरते स्वास्थ्य और ईशान के सदमे से नीलाभ रस्तोगी लगातार फिल्में ठुकरा रहे हैं। वे भारी कर्ज में डूबते जा रहे हैं। सारी बातें पता है देवांश कुमार को, लेकिन इस एहसास में उसकी अपनी कई सोच ने उसे स्वार्थी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इवनिंग वॉक से लौटकर नीलाभ रस्तोगी अपने कमरे में सोफे से टिककर बैठ गए। सेवक राम जूस लेकर आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो आग्रह करता रहा, 2 घूंट पी लीजिए ना साहब, तरावट आ जाएगी। बरसों पुराने उनके नौकर सेवक राम और उसकी पत्नी घर के सदस्य जैसे हो गए हैं। वे सोचते हैं उन्हें प्यार करने वाले लोग, फिर चाहे घर के नौकर हों या उनकी फिल्मों के दर्शक, वो ही उनकी कमाई है। उन्होंने जूस का गिलास हाथ में पकड़ा, होंठों से लगाया, अनिच्छा होते हुए भी पूरा पी गए। सेवक राम ने खुश होते हुए खाली गिलास ट्रे में रखा और वहाँ से चला गया। अब वे अकेले थे। उनकी सोच पर फिर देवांश कुमार हावी हो गया। उन्हें अपने संघर्ष के दिन याद आए, जब फिल्मी दुनिया में प्रवेश पाने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े थे। लोकल ट्रेन के टिकट का किराया ना होने से वहीं स्टूडियो में ज़मीन पर अखबार बिछाकर कितनी ही रातें गुजारी हैं। लेकिन कभी किसी अभिनेता से ये नहीं कहा कि तुम पीछे हटो, क्योंकि मुझे आगे जाना है। ज़माना कितना बदल गया है। कुछ ही वर्षों में खुद को साबित करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है, बखूबी समझ आ रहा है उन्हें। पिछले कई महीनों से कोई शूटिंग नहीं की उन्होंने। साइन की हुई बड़े बजट की 3 फिल्में उनके स्वस्थ होने का इंतज़ार कर रही हैं, और ये चौथी फिल्म निर्माता स्वप्न समीर की है। स्वप्न समीर घर आकर फिल्म की कहानी सुना गया, साइनिंग अमाउंट भी दे गया। जाते जाते उसने ईश्वर से प्रार्थना भी की हो, जैसे सर स्वस्थ रहें, ईश्वर से यही दुआ है, आप पर निर्माताओं का भविष्य टिका है। नीलाभ रस्तोगी ने भरोसा दिलाया, सब ऊपर वाले के हाथ में है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। वैसे उनकी आदत है, कहानी पढ़ने के बाद अगर उन्हें पसंद आ जाती है तो लिखे हुए को वो फिर से अपनी लिखाई में लिखते हैं। फिर वो संवादों को याद नहीं करते, लिखने से ही उन्हें संवाद याद हो जाते हैं। स्वप्न समीर ने ज्योतिषी से पूछकर फिल्म का मुहूर्त निकलवा लिया था। फिल्म का निर्माता, लेखक और प्रोड्यूसर स्वप्न समीर ही था। दादा साहब फाल्के चित्रनगरी में फिल्म के सीन पर क्लिप दिखाकर मुहूर्त संपन्न हुआ। उसी दौरान उनका देवांश कुमार से परिचय हुआ था। उसकी आंखों में दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का जज्बा दिखा उन्हें। यह नहीं पता था कि उसे अपने जज्बे पर भरोसा ही नहीं। रात दबे पांव नीलाभ रस्तोगी के कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। जयंती डिनर तैयार करवा के नील को बुलाने आई। भूख नहीं है जयू, बस दूध लूँगा,
जल्दी सोना चाहता हूँ। जयंती जानती है जब से ईशान गया है नील ऐसे ही हो गए हैं। जीवित तो हैं पर जिंदगी रूठ गई है उनसे। थोड़ा तो खाना पड़ेगा नील, दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग हैं फिर एसिडिटी हो जाती है। और सुबह तुमने कहा था कुरकुरी भिंडी खाओगे डिनर में, कुक ने बनाई है, चलो। कहते हुए जयंती ज़बरदस्ती नील को डिनर के लिए ले गई। कुरकुरी भिंडी के संग सब्जियों वाला दलिया और सूप था। तुम भी दलिया लोगी क्या डिनर में? ये तो ठीक नहीं, अपनी तरफ भी ध्यान दो। ध्यान तो तुम अपनी तरफ खींचे रहते हो। जिस बात पर इंसान का कोई वश नहीं उसे सोचते रहते हो। देखो नील, इस दुनिया में उम्र तो पूरी करनी ही होगी। आओ आज फैसला कर लें, तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए। नीलाभ रस्तोगी को जयंती पर प्यार उमड़ आया। प्यार से अधिक इस बात पर गर्व कि जयंती उनकी पत्नी है। ईरा से 2 साल बड़ा था ईशान। ईरा अपने पति के साथ पर्यावरण पर काम कर रही है। पर्यावरण के प्रोजेक्ट की भरमार है दोनों के पास। वे उसी में दिन रात जुटे रहते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों जंगलों में उनका ज़्यादा समय बीतता है। ईशान फिल्म प्रोडक्शन में जाना चाहता था। अभिनय की ओर न ईरा की रुचि रही न ईशान की, जबकि जयंती ईशान के भविष्य में नीलाभ रस्तोगी को देख रही थी। इस बात पर दोनों बहस में डूबे रहते। नीलाभ रस्तोगी इस बात से तटस्थ थे। अपने बच्चों पर उन्होंने अपनी पसंद नहीं थोपी, लेकिन जयंती को मनाने में ईशान उनकी मदद चाहता था। पापा, मम्मा को मेरी पसंद के काम के लिए मना लीजिए ना। अभिनय में कहीं मैं आपसे कमतर हुआ तो खिल्ली नहीं उड़ेगी। ईशान ने कहा तो हल्के मूड में था, पर चौंक गए थे नीलाभ रस्तोगी। क्या उनकी सफलता ईशान के आड़े आ रही है? उन्होंने कई तरीके से कई बार ईशान से पूछा था कि क्या वो अभिनेता बनना चाहता है, अपनी मर्जी तो बताए। अरे नहीं पापा, वो तो मैंने मजाक में कहा था। किसी की योग्यता कभी किसी के आड़े नहीं आती, आप ही तो कहते हैं। लेकिन वे डिस्टर्ब हो गए थे। महीनों लगे थे खुद को समझाने में। आज वैसे ही स्वर देवांश कुमार की बातों में थे। उनकी लंबी गैर मौजूदगी के बावजूद फिल्म निर्माताओं ने उनका इंतज़ार किया, उनकी हर पल की खबर रखी, और जैसे ही वो काम करने लायक हुए स्वप्न समीर ने झटक ली उनकी रजामंदी। फिल्म साइन करने की सूचना से जयंती रिलैक्स महसूस कर रही थी। नील, अब हम जल्दी ही कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। नीलाभ रस्तोगी जल्दी किसी बात पर निर्णय नहीं लेते। वे हर बात का बारीकी से अध्ययन करते हैं, आगे पीछे सोचते हैं, तब नतीजे पर आते हैं। वैसे जयंती ठीक कह रही है, किसी हद तक। लग्जरी जीवन, लग्जरी खर्चे और महंगे इलाज ने उन्हें जो कर्जों से लाद दिया है, और वही उनके तनाव का कारण है। ईरा ने कई बार कर्ज पटाने के लिए प्रपोजल रखा था। पापा, क्या ईशान होता तो आप उससे नहीं लेते क्या? आपने कभी बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखा। फिर? नहीं बेटा, मुझे परेशानियों में जीने दो। परेशानियां ही तो मुझे हौसला देती हैं, वरना ईशान को खोकर मैं खुद को भी तो खो चुका हूँ। कहने को तो कह दिया उन्होंने, फिर पछतावा भी हुआ। इरा का तिरस्कार करने या उसकी अहमियत कम आंकने की उनकी मंशा न थी। उन्होंने इरा को गले से लगा लिया। जानती है इरा, बेटियां वरदान होती हैं, पुण्य कर्मों से मिलती हैं। तुमसे ही तो मेरा और जयंती का वजूद है। कुछ नहीं कहा इरा ने, बस उनकी हथेलियां सहलाती रही। ठंडी हवाएं बगीचे में लगे हर श्रृंगार के फूलों को बिखेरती खिड़की पर दस्तक दे रही थीं, जो बारिश का संकेत थी। जाती हुई ईरा की चाल उदास लगी नीलाभ को। वो स्वयं को कोसने लगे। फिर घंटों नींद नहीं आई थी। देवांश कुमार का उन्हें फिल्म छोड़ देने के लिए मनाने का प्रयास जारी था। वे जानते हैं, अगर स्वप्न समीर से उसकी फिल्म में काम करने की असमर्थता जताते हैं तो इनकार करने की वजह भी तो बतानी होगी, और देवांश कुमार की मंशा उससे बताने से देवांश कुमार का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और स्वप्न समीर भी निराश हो जाएगा। पहली बार उसकी उन्होंने कोई फिल्म साइन की है, आस उसकी भी बंधी है उनसे। जयंती भी बार बार देवांश के आने से परेशान हो चुकी थी। पता नहीं ये क्या चाहता है। कई बार तो विनय, उनका असिस्टेंट, उसे दरवाजे से ही लौटा चुका है कि सर बिजी हैं। फिर भी वे खामोशी से जयंती को सुनते हैं। जानते हैं जयंती के लिए ये फिल्म कितनी मायने रखती है। कर्ज के बोझ से जयंती भी परेशान है।
वे ठीक से सो नहीं पाते। नींद पूरी नहीं होने से तबीयत बिगड़ने लगी, बदन दर्द, बदहजमी। एक ओर देवांश कुमार है, दूसरी ओर कर्ज और तीसरी ओर स्वप्न समीर। फिल्म ठुकराने की ब्रेकिंग न्यूज़ उसे भी ले डूबेगी। उन्होंने जयंती से पूरी सिचुएशन डिस्कस की। पूरी बात गंभीरता से सुनकर उसने पूछा, तुमने क्या सोचा है नील? ऐसी स्थिति में बस एक ही उपाय बचता है कि स्वप्न समीर को समझा दें कि हम पहले 1.5 वर्षों से प्रतीक्षारत साइनिंग अमाउंट ली हुई फिल्में करेंगे और फिर उसकी अगली फिल्म। जयंती जानती है नील के निर्णय को कोई टाल नहीं सकता। इस वक्त उनसे कर्ज की चर्चा करना भी व्यर्थ ही होगा, क्योंकि वे अतिरिक्त तनाव में आ जाएंगे। तबीयत वैसे ही ऊपर नीचे होती रहती है उनकी। उसने जवाब में बस इतना ही कहा, जैसा ठीक समझो। लेकिन जब यह बात स्वप्न समीर ने सुनी तो उसकी आवाज़ बुझ गई थी। सर, मुझे इस फिल्म से बहुत आशा थी। उसकी आवाज़ ने उन्हें भीतर तक भेद दिया था। स्वप्न समीर को लेकर उनका मन भर आया। ना जाने किस मुहूर्त में उन्होंने ये फिल्म साइन की कि सभी के भविष्य दांव पर लग गए। अत्यधिक तनाव से ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा। डॉक्टर ने उन्हें पूर्णतः आराम करने की सलाह दी। अब तक देवांश कुमार के धैर्य का बांध टूट चुका था। महाबलेश्वर में शूटिंग की तारीख भी नज़दीक आ चुकी थी। उसने विनय से प्रार्थना सी की, प्लीज़ सर से मिलने दीजिए, वरना वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। जयंती के मना करने के बावजूद नीलाभ रस्तोगी ने देवांश कुमार से मिलने की हामी भर दी। आज उनकी तबीयत स्थिर थी। सभी परिस्थितियों की उन्होंने गहनता से समीक्षा कर ली थी और नतीजे पर पहुंच गए थे। वे हॉल में आराम कुर्सी पर अपनी चिर परिचित मुद्रा में बैठे थे। उनकी इसी मुद्रा पर तो मर मिटते हैं प्रशंसक उनके। देवांश कुमार ने देखा हॉल राजसी ठाट से सुसज्जित था, पर उसकी भव्यता से उसे कोई सरोकार न था। वो करोड़पति पिता के 3 पुत्रों में से एक था, जिसका सपना फिल्में थीं, बस फिल्में। वो रात दिन सुपरस्टारों की पंक्ति में खुद को खड़ा देखने की कल्पना करता। सोते जागते उठते बैठते बस यही सपना, यही जुनून, यही नशा कि लोग उसे सुपरस्टार के नाम से जाने। जैसे नीलाभ रस्तोगी को जानते हैं, जैसे निर्माता नीलाभ रस्तोगी के आगे पीछे घूमते हैं, उसके भी आगे पीछे घूमें। जैसे फिल्म नीलाभ रस्तोगी की है, सुनते ही बॉक्स ऑफिस की खिड़कियां टूट जाती हैं और फिल्म करोड़ों कमा लेती है, उसी तरह देवांश कुमार के साथ भी हो। उसे अपनी योग्यता, अभिनय के हुनर पर यकीन है, लेकिन बाजी तो नीलाभ रस्तोगी के फिल्म में होते ही पलट जाती है। आज भी वही आग्रह लेकर आए हो या कुछ और? नीलाभ रस्तोगी ने खामोश बैठे देवांश कुमार से पूछा। आग्रह वही है, लेकिन कुछ और भी कहना है। कहो ना, तो मैं सुनने के लिए ही आज की शाम रखी है। आज के बाद ये मैटर क्लोज। जी सर, मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने डैड से बात की थी। मेरे डैड इस फिल्म की पूरी फीस आपको देने को तैयार हैं। बस शर्त यही है कि आप ये फिल्म छोड़ दें। नीलाभ उत्तेजित हो गए। तो मुझे रिश्वत दे रहे हो? 40 सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाला नीलाभ रस्तोगी तुमसे रिश्वत लेगा फिल्म छोड़ने की? देवांश कुमार सकपका गया। सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो डैड के ऑफर। शट अप, एक शब्द भी आगे नहीं। अभी नीलाभ रस्तोगी में काम करने की ताकत है। काम का पैसा लेता है नीलाभ रस्तोगी, काम छोड़ने का नहीं। तेज आवाज़ सुनकर जयंती हॉल में आई, लेकिन नीलाभ के तेवर देखकर वापस चली गई। कुछ देर हॉल में सन्नाटा रहा, खिंचाव भरा, दिल थाम के बैठे रहने का सन्नाटा, जिसमें नीलाभ आंखें बंद किए थे और देवांश कुमार बिना पलक झपकाए उनके चेहरे को देख रहा था। उसे लग रहा था बाजी उसके हाथ से गई। उसे अपना भविष्य डूबता नजर आया। उसे डैड के इस प्रस्ताव पर पछतावा हो रहा था। काश वो रुपयों की बात ना रखकर केवल आग्रह करता, विनती करता, बार बार उनके घर आता, बार बार विनम्रतापूर्ण व्यवहार से उनके मन में अपनी जगह बनाता। पर अब तो घबराहट के कारण उसकी हथेलियां पसीजने लगीं। खुद पर से विश्वास उठने लगा। नीलाभ रस्तोगी कुछ बोलते क्यों नहीं? अब तो 20 मिनट हो गए उनकी चुप्पी को। मन हुआ पूछे, मन हुआ माफ़ी मांग ले, मन हुआ चले जाने की इजाज़त मांग ले। कठिन मानसिक द्वंद्व से गुजरकर 21वें मिनट नीलाभ रस्तोगी ने आंखें खोली। टेबल पर रखा पानी उठाकर पिया, फिर एक एक शब्द को तौलते हुए बोले,
वो सामने ईशान की तस्वीर देख रहे हो? वो भी तुम्हारी तरह जिद्दी था, अपनी बात मनवा कर रहता था। सहसा देवांश कुमार उठा और उनके चरणों में लौट गया। सर, विश्वास नहीं हो रहा सर, आपने मुझे जीने का हौसला दिया। उसकी आंखें छलकी पड़ रही थीं। उठो देवांश, इतना याद रखो, सफलता किसी से मांगी नहीं जाती, राह खुद बनानी पड़ती है। वे आराम कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। अपने कमरे की ओर जाते हुए वे मुड़े। और हाँ, ये भी कि योग्यता बिकाऊ नहीं होती। ये फिल्म मैं तुम्हारी नज़र करता हूँ, खुश रहो। अभी आपने सुनी एक उम्दा और बेहतरीन कहानी, जिसे लिखा था संतोष श्रीवास्तव जी ने। उम्मीद है कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। ऐसी ही उत्कृष्ट कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।